तो वादी में जबरदस्त बर्फबारी ने जहां एक तरफ सयाहों के लिए दिलचस्पी का समा पैदा कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इलाकाई लोगों को कई तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान लोगों को कई तरह के हेल्थ रिलेटेड परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। और जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में जहां टेम्परेचर माइनस के नीचे पहुंच जाता है, ऐसे में यहां बच्चों को निमोनिया और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां जल्द पकड़ लेती हैं। और आज के इस हेल्थ बुलेटिन में हम इसी पर बात करेंगे और साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी होगा और हम जानेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों को इस ठंड के मौसम में सेहतमंद रख सकते हैं। बता दें कि इस मौसम में कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, खास करके बच्चों में और बुजुर्गों में। और अकेले अगर हम सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ऐसी जानकारी मिली है कि जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में रोजाना तकरीबन 300 से 400 की पीडियाट्रिक ओपीडी में 30 से 50% मामले निमोनिया और सर्दी के पहुंच रहे हैं। यहाँ बच्चे निमोनिया के शिकार हो रहे हैं और यही नहीं, उन्हें सांस से मुतल्लिक दिक्कतें भी पेश आ रही हैं। दरअसल सर्दी के मौसम में बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और ऐसे में निमोनिया और एलर्जी की शिकायत बढ़ने लगती है। उधर एक्सपर्ट्स के मुताबिक सर्दी और पोल्यूशन बढ़ने से बच्चों में खांसी, जुकाम और बुखार हावी हुआ है। यही नहीं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के सक्रिय होने से भी तकरीबन हर घर में खांसी, जुकाम और बुखार से मुतासर बच्चे मिलने, ब्रीदिंग प्रॉब्लम में इजाफा हुआ है। ऐसे में इस मौसम में खास तौर पर 2 साल के कम उम्र के बच्चों की सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पारा गिरने से बच्चों में निमोनिया की शिकायत बढ़ी है। और आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भी एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ चुका है। हम उनसे जानेंगे कि कैसे सर्दी और निमोनिया बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है और साथ ही इसके जोखिम को कैसे कम कर सकते हैं। तो इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ डॉक्टर इरफान रसूल भट्ट, स्पेशलिस्ट क्रिटिकल केयर, मौजूद हैं। और इरफान जी, हम सबसे पहला तो आपका इस्तकबाल करते हैं अपने शो में। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इस ठंड के मौसम में बच्चों को निमोनिया और सर्दी से बचाने के लिए पेरेंट्स को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं, एक्चुअली इनकी एज के हिसाब से अभी इनकी इम्यूनिटी कंप्लीटली डेवलप नहीं हुई होती है। और क्योंकि कश्मीर जैसे खित्ते में सर्दी बहुत है, माइनस में टेम्परेचर जाता है रात के टाइम पे, दिन में भी ज्यादा तापमान नहीं होता, तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से भी बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। अगर के अंदर हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर से फिर इनको एक्सपोजर मिलता है तो ये उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं, निमोनिया जैसी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत सारे एहतियात रखने हैं। मैं स्पेशली बच्चों के माँ बाप से एक गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों का जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है, जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, ये कंप्लीटली सही तरह से फॉलो करें ताकि इनकी इम्यूनिटी धीरे धीरे डेवलप हो सके। जी साथ ही जानना चाहेंगे डॉक्टर इरफान कि बच्चों को शुरुआती सर्दी जुकाम अगर हो जाए तो कौन से ऐसे उपाय हैं, घरेलू उपाय, जिनकी मदद से उन्हें ठीक किया जा सकता है? क्योंकि सर्द तरीन मौसम में हर कोई घर से जल्दी बाहर नहीं निकलना चाहता, तो ऐसे में किस तरीके के उपाय मददगार साबित हो सकते हैं, घरेलू उपाय? देखिए, सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं ये कहूँगा कि जो बहुत सारे मैंने पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो कि घर पे ही बच्चों का इलाज करते हैं बिना डॉक्टरी राय लिए। हमेशा हमें एक फिजिशियन के, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट की सुपरविजन में ही काम करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, घर के अंदर अगर हम चाहें कि हमें दिख रहा है कि बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है, तो हम घर पे उसको स्टीम इनहेलेशन, जो कि भाप जो दिया जाता है, वो एक सेफ तरीका है। लेकिन उसमें भी मैं आपको बताऊं, एज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, मैंने ये देखा है कि कई माँ बाप जो हैं बच्चों को स्टीम के अंदर कंबल डाल के या टॉवल डाल करके रखते हैं। हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो कि बर्न्स के साथ हमारे पास आए हैं उस स्टीम की वजह से, तो ऐसा ना किया जाए। दूसरा,
बच्चों को जो है गर्म पानी पिलाया जाए, बच्चों को जो है एक अच्छा मतलब कंड्यूसिव यानी मतलब एक ऐसा टेम्परेचर रखा जाए रूम्स का जिसमें बहुत ज्यादा ठंड ना हो, क्योंकि बच्चों के अंदर ब्राउन फैट की बहुत कमी होती है, इनमें बहुत ज्यादा जल्दी से जो है सर्दी पकड़ने के चांसेस होते हैं। जी, तो बच्चों का हाइजीनिक फूड दिया जाए। जी बिल्कुल, हाइजीनिक फूड बच्चों को देना चाहिए, लेकिन साथ ही आपसे सवाल ये है कि बच्चों के इम्यूनिटी पर असर पड़ता है, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि बच्चों की इम्यून सिस्टम को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है ये मौसम, और इसे किस तरीके से पता लगाया जा सकता है कि बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो वीक पड़ती जा रही है, और उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज और वायरसेस होते हैं कि जो कि बच्चों के इम्यून सिस्टम पे अटैक करते हैं। स्पेशली जो न्यूमोनिया पैदा करने वाले बहुत सारे बैक्टीरिया एंड वायरसेस होते हैं, उनके लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर एम्फेसाइज करूंगा कि वैक्सीनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों के अंदर, वो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो हमने पाई है वो ये है कि विटामिन डी की कमी की वजह से मोस्ट ऑफ द जो जितने भी बच्चे हैं वो या इवन अडल्ट भी हैं, वो जो है बीमारियों का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो विटामिन डी इसलिए कमी हो जाती है बच्चों में या बड़ों में क्योंकि ज्यादातर सर्दियों में हम लोग इंडोर रहते हैं, सनलाइट हम ज्यादातर यूज मतलब नहीं आते एक्सपोजर सनलाइट में, तो हमें विटामिन डी लेवल्स जो है बच्चों की एडिक्वेट रखनी पड़ेंगी। अगर हम विटामिन डी लेवल्स कराएं बच्चों के, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों के मैं आपको बता रहा हूं कि विटामिन डी लेवल्स कम आते हैं, और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देना बहुत जरूरी है इनको। और साथ के साथ मैं ये कहूंगा कि बच्चों को बर्फ में, सर्दी में बाहर बहुत ज्यादा हम निकालें तो एकदम से टेम्परेचर वेरिएशन, यानी घर के अंदर हमने एक तापमान मेंटेन किया होता है, अगर हम एकदम से बच्चों को बाहर निकालते हैं, वो जो वेरिएशन होता है उसकी वजह से भी बच्चे जो हैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। जी, तो आपने जैसे कहा कि विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है बच्चों के लिए, खासतौर पर सर्दियों के मौसम में, क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती और इस कारण से विटामिन डी की कमी हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट्स में डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि विटामिन सी देने से बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। यस, बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल सही कहा आपने। विटामिन सी को हम एंटी कोल्ड विटामिन भी बोलते हैं जी। तो विटामिन सी जो नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल है, बहुत सारे फ्रूट्स और चीजों में अवेलेबल है, जैसे कि ऑरेंजेस वगैरह में अवेलेबल होता है, और इनकी एक प्रिपरेशन भी आती है कि जिसका हम सेवन कर सकते हैं, जिसको हम खा सकते हैं। मगर खुद विटामिन सी इस तरह से या विटामिन डी इस तरह से ना लिया जाए। बेटर है कि एक फिजिशियन, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट की निगरानी में ही इन चीजों को लिया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि विटामिन डी या विटामिन सी हमें किस लेवल तक मेंटेन करना है। अगर हम घर पे ही बैठे बैठे दोनों सारे विटामिन खाना शुरू करें तो उनकी विटामिन डी या विटामिन सी की टॉक्सिसिटी भी हो जाती है बच्चों में कई बार, बहुत ज्यादा लेवल होने की वजह से। तो इसलिए हमेशा मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा जो है डॉक्टरी सलाह और डॉक्टरी राय में रहे। जी, तो डॉक्टरी राय लेना ऐसे में ज़रूरी है। जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जैसे निमोनिया बच्चों में एक बहुत आम बीमारी है और एक आम तरीके का डिजीज़ है। निमोनिया बच्चों पे हावी हो रहा है और इस तरीके से पेरेंट्स जो हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में स्कूल और कम्युनिटीज़ में बच्चों और उनके परिवार को किस तरीके से अवेयर किया जा सकता है? क्या किसी तरीके के अभियान चलाकर सरकार की तरफ से चलाए जाने चाहिए, या फिर कोई कुछ स्कीम्स शुरू करनी चाहिए बच्चों के मुतालिक? जी। बेसिकली क्या है कि अगर हम देखें तो जनरली इवन जैसे कश्मीर जैसे खित्ते में जहां सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में जी, इसमें जनरली प्राइमरी तक के बच्चों की छुट्टी, स्कूल्स की छुट्टी इसीलिए की जाती है ताकि इनको दिक्कत ना हो, इनकी सेहत ठीक रहे। और अक्सर ये पाया जाता है कि कंटामिनेशन जो है, एक कम्युनिकेशन ऑफ डिजीज, मतलब एक बच्चे से दूसरे बच्चे को एकदम से डिजीज फैलने का खतरा रहता है। और इसी वजह से जब हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारा बच्चा स्वस्थ होता है लेकिन वहाँ और बच्चों को जो है जुकाम और खांसी और इस तरह की बीमारियां होती है, तो हमारा बच्चा भी घर आता है खांसी जुकाम के साथ। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें अवेयरनेस देनी है। अवेयरनेस इस तरह से कि हमेशा ये पाया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी डिजीजेस फैलती हैं वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से,
और हाथ के अनहाइजीनिक होने की वजह से मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस, जितने भी ज्यादातर इन्फेक्शंस हैं वो हैंड हाइजीन न रखने की वजह से होते हैं। जैसे हमने हाथ लगाया, हाथ मिलाया किसी से, तो हमारे हाथ पे जो है बैक्टीरिया वगैरह सब वायरसेस आ जाते हैं, और इसी हाथ से हम जो है खाना खाते हैं, मुंह पे हाथ लगाते हैं, तो इस वजह से हमारा जो ये बैक्टीरियाज का कम्युनिकेशन है बहुत जल्दी इधर उधर हो जाता है। जी। तो इस तरह की अवेयरनेस हमें फैलानी चाहिए, जो कि एक डिजीज कंट्रोल की अवेयरनेस होती है, जो कि इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइंस जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। कि मुझे लगता है कि हमारी सरकार को इस बात पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए कि इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस जो गाइडलाइंस हैं, जो कि WHO के द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस हैं, उनको हम किस तरह से कम्युनिटी में फैलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि लंबे वक्त से खुश्क मौसम के वजह से लोगों की सेहत जो है जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है, और ख़ासकर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे में इससे किस तरीके से निजात मिल सकती है? सांस संबंधी दिक्कतों में भी इजाफा हुआ है। जी 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 जी, बिल्कुल। हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर अक्सर ये हम देख रहे हैं कि इमरजेंसी में हमारे पास जो भी बच्चे बुजुर्ग ज्यादातर आते हैं सांस की बीमारी की वजह से, मोस्ट ऑफ द टाइम आज सर्दी की वजह से निमोनिया के चांसेस बढ़ रहे हैं। न कि निमोनिया, बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि हार्ट अटैक के भी चांसेस बढ़ रहे हैं, और अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे मरीज जो हैं हार्ट अटैक में मुब्तला हो रहे हैं। और इस साथ के साथ हमने ये देखा है कि बाकी बीमारियां जो नॉर्मली नहीं होती, एलर्जिक एस्थमा, COPD वाले मरीज जो है, उनकी भी जो है सांस की परेशानियां बढ़ रही हैं इस सर्दी में। तो इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या है कि जो अगर कोई जैसे रिस्क फैक्टर्स हैं इसके लिए, जैसे हमारा जो है, हमें पता है कि COPD एस्थमा है किसी बच्चे को, बुजुर्ग को, जो उसकी दवाई है वो उसको स्किप ना करें। ब्लड प्रेशर, अगर कोई दवाई ब्लड प्रेशर की चल रही है उन मरीजों में जिनमें हार्ट का कुछ दिक्कत का खतरा होने का चक्कर है, तो उसको हमेशा जो है स्किप ना किया जाए, दवाई को किसी भी डोज को खुद स्किप ना किया जाए। अक्सर हमने ये देखा है कम्युनिटी के अंदर, अवाम के अंदर, कि वो सेल्फ मेडिकेशन बहुत करते हैं और सोचते हैं कि हाँ जी अब जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया है, चलिए एक दिन की दवाई छोड़ दें। इस तरह की चीजें ना करें। और शुगर के मरीज बहुत हैं, शुगर ज्यादा बढ़ने की वजह से भी जो है बीमारियों के बढ़ने के चांसेस हैं। और निमोनिया के लिए मैं एहतियात सिर्फ और सिर्फ 3-4 चीजें बताऊंगा। सबसे पहला एहतियात ये है कि हमें बहुत ज्यादा सर्दी में अपने आप को एक्सपोज ना करें, अपने आप को कवर्ड रखें जी, और हेल्दी हाइजीनिक फूड खाएं। बहुत ज्यादा जो है सर्दी को एक्सपोज ना करें अपने आप को। और जो है जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि विटामिन D की लेवल्स चेक कराएं, और जो आपकी खुद की मेडिकेशंस जो आपके डॉक्टर ने दी हैं वो खाते रहें, उन्हें स्किप ना किया जाए। और जरा सा भी आपको लगे कि हमारी बीमारी बढ़ गई, हमारे को सांस में दिक्कत ज्यादा आ रही है, तो इमीडिएटली सेल्फ मेडिकेशन ना करने के बजाय सीधा नजदीकी अस्पताल में जाकर के अपना एक एक्सपर्ट से इलाज कर। जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी दिक्कतें बढ़ जाएं तो डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा बच्चों को नहीं देनी चाहिए। और अब हम अपने दर्शकों को भी यही बताना चाहते हैं कि बच्चों को जब आप दवाई दें तो बिना डॉक्टरी सलाह के बिल्कुल ना दें, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी वैसे ही कमज़ोर हो जाती है। और ऐसे में ज़रूरी यही है कि बच्चों को दवाई जो है, मेडिकेशन जो है, बिल्कुल डॉक्टरी निगरानी में ही दी जाए। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा अगला सवाल यही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बच्चों पे फिजिकली तो इफेक्ट पड़ता ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ उनकी मेंटल हेल्थ पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि उन्हें सर्दियों के मौसम में अक्सर घर पर ही रहना पड़ता है, और इससे उनकी मेंटल हेल्थ किस तरीके से प्रभावित हो सकती है? बेशक, देखिए ये देखा गया है, अक्सर रिसर्च के द्वारा भी हमने ये पाया है कि जो सर्दी के मौसम में बच्चे ज्यादातर इंडोर्स रहते हैं, बाहर खेलने का मौका नहीं मिलता, सनलाइट का एक्सपोजर कम रहता है। इस वजह से मेंटल डिस्टर्बेंसेस और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बच्चों में भी और अडल्ट्स में भी बहुत पाई गई हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपोजर टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। इस वजह से इसमें इसका ये उपाय है कि हमें ये करना चाहिए कि घर के अंदर ही बच्चों को एंगेज करके रखना चाहिए, इन्हें इंडोर गेम्स खिलानी चाहिए।
आजकल हमने ये चीज़ नोटिस बहुत की है कि माँ-बाप अपने कामों में बिज़ी रहते हैं और बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। जो ये स्क्रीन टाइम होता है जो मोबाइल का, ये भी बहुत ही खराब चीज़ है जो कि बच्चों में आजकल पाई गई है। हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए बच्चों का स्क्रीन टाइम। हमें जो है माँ-बाप अपनी ज़िम्मेवारियाँ ना संभाल करके जी। बच्चों को एंगेज करते हैं मोबाइल फ़ोन दे करके। ये एक बहुत ही गलत चीज़ है। इससे भी मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस पाई गई हैं बच्चों के अंदर। तो लेकिन ये इससे मुझे लगता है उभरने के लिए कि डॉक्टर साहब मानसिक जो तनाव है बच्चों में जो बढ़ रहा है उससे उभरने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि घर पर रहना उनकी मजबूरी है और उन्हें रहना ही है, तो इस तरह इंडोर गेम्स तो खेली जा सकती हैं, लेकिन आजकल इसे और किस तरीके से रोका जा सकता है? इसे और इस तरीके से रोका जा सकता है कि बच्चों को मुझे लगता है माँ-बाप को मैक्सिमम टाइम जो है जो भी दे सकते हैं उनके साथ स्पेंड करना चाहिए, उनको एंगेज करना चाहिए, सोशल एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, ना जी। कि उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ ज़्यादा जो है एंगेज करें। और दूसरा उनको जो है पढ़ाई का भी माहौल और साथ के साथ खेल का भी माहौल जो है उनका घर में अच्छा रखा जाए। जी, और कहीं न कहीं इस मौसम में एयर पॉल्यूशन का भी बच्चों के सेहत पर जो है ख़ासा असर पड़ता है, इस पर क्या ख़्याल है आपका? बेशक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो एयर पॉल्यूशन है सर्दियों के मौसम में आप देखते ही हैं कि हम लोग ज़्यादातर घरों के अंदर जो है कांगड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, या बाकी बुखारियाँ हैं, बाकी चीज़ें हैं जो कि स्मोक जो है पैदा करती हैं। उससे भी जो है एयर पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं। जगह-जगह लोग जो है अलाव जलाते आग हैं। हैं और उसकी वजह से भी जो है एयर क्वालिटी जो है खराब हो रही है। जी। तो इससे बचने के लिए मुझे लगता है कि घर के अंदर जो है साफ-सुथरा माहौल रखा जाए, एयर प्यूरीफायर्स का भी यूज़ किया जा सकता है और साथ के साथ जो मिनिमम से मिनिमम स्मोक एमिनेटिंग या स्मोक प्रोड्यूसिंग चीज़ें हैं, उनको बच्चों से दूर रखा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से हम ये देखें कि अगर कांगड़ियाँ बच्चों के सामने ना रखें, उसकी जगह हम उनको वाटर बॉटल्स का इस्तेमाल करवाना सिखाएँ, जो कि जिसकी वजह से कोई स्मोक मतलब स्मोक नहीं पैदा होता है। तो इस तरह की जो हेल्दी प्रैक्टिसेज़ हैं, वो अगर घरों के अंदर ही की जाएँ, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक हम बच्चों को अपने बचा सकते हैं, इस निजात दिला सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर की ही अगर हम बात करें तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरीके की बात कही जा रही है कि अस्पतालों में बच्चों के निमोनिया के केसेस जो हैं वो करीबन 30% से लेकर 50% तक हैं, और कहीं ना कहीं इसमें बच्चों की इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए घर में किस तरीके के फूड आइटम्स को पेरेंट्स जो हैं उनके खाने में ऐड कर सकते हैं और जिससे उनकी इम्यूनिटी बरकरार रहे और वो निमोनिया जैसी जानलेवा बीमारी, खतरनाक बीमारी से बच सके। जी। देखिए, मैं आपको बताऊँ बेसिकली हमने अक्सर ये पाया गया है देखा कि हमने कि पेरेंट्स जो हैं प्रोसेस्ड फूड्स जो है बच्चों को पिज़्ज़ा, जंक फूड्स और इस तरह की चीज़ें देते हैं। बच्चे भी उन चीज़ों उन प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं माँ-बाप से, और माँ-बाप भी मजबूर हो जाते हैं इनको इस तरह की जो जंक फूड्स जो हैं उनको देने के लिए। मेरे हिसाब से जंक फूड्स जो हैं इनको नहीं देना चाहिए बच्चों को। वैसे भी इनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। इन जंक फूड्स की वजह से एक हेल्दी एनवायरनमेंट और एक हेल्दी न्यूट्रिशनल बिल्डअप नहीं हो पाता है बच्चों के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है इन बच्चों में बचपन में भी और जब ये ग्रो अप होते हैं उस वक्त भी। मेरे हिसाब से फ्रूट्स का जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेवन किया जाए। जो फ्रेश फ्रूट्स हैं वो लिए जाएँ, रादर दैन कई माँ-बाप हमसे पूछते हैं कि क्या हम बच्चों को पैकेज्ड जूसेस पिला सकते हैं या नहीं। पैकेज्ड जूसेस में भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं, परमिटेड फ्लेवर्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते। अगर हम फ्रेश फ्रूट्स का ही बच्चों को सेवन कराएं तो दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों के लिए है। और साथ के साथ जो भी हम खाना दे रहे हैं वो एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। मैं ये एडवाइस करूंगा आवाम को कि बच्चों के लिए एक डाइट चार्ट बनवाया जाए जिसके हिसाब से हर चीज़ का एक बैलेंस तरीके से बच्चों को हम इनटेक दिलवा सकें। प्रोटीन का कितना रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट का कितना रिक्वायरमेंट है, फैट का कितना रिक्वायरमेंट है,
विटामिन्स का, इवन जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं वो कितने बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चों के लिए। एक डाइटिशियन इसके लिए आपको एक उनके वेट और हाइट के हिसाब से एक डाइट चार्ट बना के देंगी, और उसी को अगर हम फॉलो करें रिलीजियसली तो मुझे लगता है कि बच्चों का जो है स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और बड़ों का भी मुझे लगता है, आई थिंक दे शुड ऑल्सो इस तरह का प्रिकॉशन उनको भी लेना चाहिए। जी जी। और लेकिन इसके अलावा भी आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि ये मौसम जितना आनंददायक और खुशहाली लेकर आता है उतना ही चुनौतियां भी लेकर आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइस करना चाहता हूँ, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को, कि इम्यूनाइजेशन स्पेशली हिप वैक्सीन, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है वो किया जाए बच्चों के अंदर, समय पे दिया जाए, क्योंकि अक्सर ये पाया गया है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस हैं जो कि निमोनिया अक्सर बच्चों में पैदा करते हैं। तो मैं उनसे बार बार ये निवेदन करूंगा कि वैक्सीनेशन जो है सही टाइम पे की जाए, और अडल्ट्स में भी इनफैक्ट फ्लू वैक्सीन और निमोकोकल वैक्सीन जो हैं आजकल बहुत यूज करते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि वो हर साल हर किसी को मतलब वी कैन टेक, हमें ये वैक्सीन का यूज करना चाहिए। इससे क्या है कि इम्यूनिटी जो है, नेचुरल इम्यूनिटी जो है इंसान की बढ़ जाती है, रादर देन हम उस वक्त जब बीमारी आए उस वक्त हम एंटीबायोटिक्स या बाकी चीजों का प्रयोग करें। उससे अच्छा है कि हमारी नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ जाए। नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हेल्दी डाइट, एक वैक्सीनेशन और प्रिकॉशंस जो हैं, स्पेशली हैंड हाइजीन और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस जो मैं पहले भी बता चुका हूं, ये लिए जाएं, तो मुझे लगता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी जीवन जिया जा सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब ये तो हुई घर में बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देने की सर्दियों के मौसम में और इस शदीद सर्दी के मौसम में, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सरकारी या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी बच्चों की सेहत को बचाने के लिए कुछ स्पेशल तरीके की रणनीति प्लान करने की ज़रूरत है? देखिए, सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को मैं ये मानता हूं कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स फैलाने चाहिए। जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं बच्चों तक पहुंचाने के लिए उनके माँ बाप के द्वारा, और अडल्ट्स के जो जैसे स्पेशली जो एल्डरली, जो बुजुर्ग लोग हमारे घरों में हैं, उनको भी हमें बचाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स देना बहुत ज़रूरी है। और अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए मैं ये नहीं खाली सरकार की ही जिम्मेवारी नहीं ठहराऊंगा, मैं प्राइवेट और पब्लिक की सबकी जिम्मेवारी ठहराऊंगा कि सबको जो है अवेयरनेस जो है कैंपेन्स चला करके, जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स की अवेयरनेस चला करके, जो कि हमें घर घर तक पहुंचानी चाहिए कि किस तरह से इन्फेक्शन को बचाया जा सकता है, कम्युनिकेबल डिजीजेस को बचाया जा सकता है, वैक्सीनेशंस किस तरह से शेड्यूल्ड हैं उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, हमारे देश में जो है ट्यूबरकुलोसिस और पोलियो का बहुत ज्यादा प्रकोप था पहले। अब आप देख, पोलियो का जो है पूरा एक नेशनल लेवल पे एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला। काफी हद तक हमने पोलियो जैसी बीमारी को, जो बच्चों को अफेक्ट करती थी ज्यादातर, हमने उसको जो है बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। इसी तरह से मैं मानता हूं कि अगर अच्छा एक कैंपेन हो, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए, तो ये जो रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स जो कि निमोनिया और बाकी चीजें जो सर्दियों के मौसम में ज्यादातर होती हैं, मुझे लगता है हम बहुत हद तक इस पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। जी, और कहीं ना कहीं आपने बुजुर्गों का जिक्र किया, तो सवाल मेरा अगला यही है कि बुजुर्गों की इम्यूनिटी भी इज इक्विवेलेंट टू बच्चों से बिल्कुल मेल खाती है और उन्हें भी काफ़ी उनकी सेहत पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसे में बुजुर्गों के लिए किस तरीके की राय आप देना चाहेंगे? उनकी सेहत को दुरुस्त करने के लिए किस तरीके के उपाय किए जा सकते हैं और किस तरीके के उपाय करने की ज़रूरत है? जी, देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, जवानी में आता है, उसके बाद बुजुर्गी में आ जाता है, तो उसमें क्या है कि फिर उसकी इम्यूनिटी जो है फिर वीकन हो जाती है। वीकन बहुत कारणों की वजह से हो जाती है। एक तो एजिंग एक फैक्टर है, एक अपने में एक नेचुरल प्रोसेस है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो साथ के साथ कोमॉर्बिडिटीज, यानी कि जो उनको बीमारियां पकड़ती हैं। आपने अक्सर देखा होगा हमारे देश में कि ज्यादातर लोग जो हैं डायबिटीज जैसी बीमारी में मुब्तला हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हर किसी ऑर्गन को अफेक्ट करती है। इम्यूनिटी भी बहुत इसकी वजह से कमजोर हो जाती है। बहुत जल्दी से जो है बुजुर्ग जो हैं, जो स्पेशली डायबिटिक्स हैं, वो बीमारी पकड़ लेते हैं।
तो इनको प्रिवेंट करने के लिए, इसको प्रिकॉशन इसका लेने के लिए हमें ये चाहिए कि जो अगर कोई बुजुर्ग हमारे जो हैं किसी बीमारी में मुब्तला हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या कोई भी चीज, हमें जी। इसको एडिक्वेटली कंट्रोल करना चाहिए। उनको समय समय पे जो है अपनी दवाइयाँ खाते रहनी पड़ेंगी। साथ के साथ फिर मैं इंसिस्ट करूंगा विटामिन डी लेवल्स पे, और फिर मैं इंसिस्ट करूंगा वैक्सीनेशन इन अडल्ट्स आल्सो। जी। वैक्सीनेशन इन अडल्ट्स क्या कि जो न्यूमोकोकल वैक्सीन्स हैं वो लेने पड़ेंगे, और जो फ्लू वैक्सीन्स हैं वो भी लेने पड़ेंगे, ताकि उनकी इम्यूनिटी जो है डेवलप हो सके। जी।